हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जीके के टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे आप एसएससी की, चाहे आप रेलवे की, चाहे आप स्टेट एग्जाम की, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं, उन सब में क्वेश्चन बार बार पूछे ही जाते हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इन सवालों को याद जरूर कर लीजिएगा। और ऐसे में डेली आपको टॉप 30 क्वेश्चन, आपकी ये सीरीज चलती रहेगी हमारे टॉप 30 क्वेश्चन की, और डेली आपको 30 क्वेश्चन प्रोवाइड कराते रहूँगा। तो इनके नोट्स आप जरूर बना लीजिएगा ताकि आप एग्जाम से पहले इनका रिवीजन अच्छे से कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा जो 23 डिग्री 30 डिग्री नॉर्थ भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन है पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल। तो फ्रेंड ऐसे CHSL में पूछा हुआ सवाल है, और जितने मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो सब एग्जाम में पूछे हुए सवाल कराऊंगा मैं आपको, कोई अलग चीज़ नहीं कराई जाएगी। तो फ्रेंड्स, जो कर्क रेखा है भारत में कहाँ से, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स ये। तो सबसे लंबी जो हमारी बॉर्डर है वो भारत शेयर करता है, वो करता है बांग्लादेश के साथ। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और के बीच एक प्रभावी सीमा है। तो फ्रेंड जो LAC है ये भारत और श्रीलंका नहीं, पाकिस्तान नहीं, भूटान नहीं, तो क्या आंसर होगा? चाइना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य को माझा, दोआब और मालवा क्षेत्रों में बांटा गया है? मध्य प्रदेश, कर्नाटका, पंजाब, असम। तो फ्रेंड्स ये जो है दोआब, माझा, मालवा में जो बांटा गया है, ये बांटा गया है पंजाब राज्य को। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में, या पश्चिमी गोलार्ध में? तो फ्रेंड जो भारत की जो स्थिति है वो कहाँ पर है? भारत हमारा है उत्तरी गोलार्ध में। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, गोवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो फ्रेंड जो गोवा की जो लड़ाई है ये लड़ी गई थी 1510 में। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज किस वर्ष की गई थी? अब ये क्वेश्चन आपने पहली बार सुना होगा, ये SSC MTS में आया था सवाल 2021 में। तो फ्रेंड जो पुर्तगाली द्वारा श्रीलंका की खोज करी गई थी वो करी गई थी 1505 में। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली वायसराय था? तो फ्रेंड जो भारत में जो पुर्तगाली वायसराय था वो था आपका फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया? तो फ्रेंड जो यूरोपीय किला बनाया था किसने बनाया था? ये पुर्तगालियों ने बनाया था। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, 1498 निम्नलिखित में से कौन प्रथम यूरोपीय था जो अफ्रीका से जलीय यात्रा करते हुए यूरोप से भारत के लिए नए समुद्री मार्ग खोजा था? तो फ्रेंड 1498 में कौन आया था भारत में? समुद्री मार्ग के जरिए मसाले का व्यापार करने आया था ये, और ये आया था कौन? वास्को डिगामा। ऑप्शन नंबर बी। और वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं कितना पूछा हुआ सवाल है, और इसमें सन भी पूछ लेता 1498। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसे टीचर्स पूछता है या किसी भी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। अब देखिए अगला सवाल, आप देखिए, वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में आया था? तो यहाँ से क्वेश्चन आ कहाँ पे आया था? तो कालीकट में आया था। किस वर्ष में आया था? देखिए अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन करा उसमें लिखा 1498। तो राइट आंसर क्या होगा? 1498। अब देख क्वेश्चन से क्वेश्चन बना दिया इन्होंने, ये CGL पूछ लिया इन्होंने। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा था? SSC JEE में पूछा था, CHSL में पूछा था, MTS से पूछा था। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आप क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि कितना क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो अब हो सके अगली बार आ जाए वास्को डिगामा 1498 में कहाँ पे आया था, तो अब असलाएँ कालीकट, ये आप याद कर लीजिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में माना जाता है? तो आप सब जानते हैं जो हमारा भारतीय संविधान है, कैबिनेट मिशन आया 1946 में, उसके जरिए हमारे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो पड़ा था भारतीय सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधेयक की शुरुआत की गई थी? तो फ्रेंड जब भी द्विसदनीय विधेयक की आपसे बात करेगा तो आप आंख बंद कर आंसर लगाएंगे कौन सा? वो लगाएंगे आप भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टे चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। अगला सवाल है, संविधान सभा की मसौदा समिति में डैश सदस्य शामिल थे? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है अपने यूट्यूब चैनल पे, मेरे जीके का वीडियो देखेंगे तो मैंने बहुत बार सवाल को पढ़ा है, और मैं आपसे कहता था कि ऐसे सवाल आप पढ़िए, एग्जाम में आते हैं। देखिए सवाल एग्जाम पूछे जा रहे हैं, CGL लेवल पे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जो ऑलरेडी मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो फ्रेंड जो मसौदा समिति एंड ड्राफ्टिंग कमेटी
सबसे मेन ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर जी, जिसके द्वारा पर संविधान बनाया गया। तो उसमें जो टोटल मेंबर थे वो थे 7 मेंबर, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, ड्राफ्टिंग कमेटी गठन कब किया गया था? अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा, कितना डीप क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। अभी मैंने आपको बताया ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे, ये तक इन्होंने सवाल पूछ लिया। अब इनको थोड़ा सवाल कठिन बनाना था तो इन्होंने पूछ लिया इसकी गठन कब किया गया था। सवाल ऐसे ही बनाए जाते हैं। तो राइट आंसर होगा सर, जो गठन किया गया था वो गया था ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त 1947 को। ठीक है ना। अगला सवाल है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसने की? तो अभी मैंने आपको बताया प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, वो थे B.R. अम्बेडकर जी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की एसआई इकाई वही है जो कार्य की है? तो फ्रेंड फिजिक्स में जो फंडामेंटल एसआई यूनिट है हमारी, वो आपको याद होना ही चाहिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड जो हमको पता है कार्य, कार्य का मात्रक हमारा क्या होता है, जूल। कार्य के जो एसआई यूनिट है वो हमारी जूल है। अब देखो जूल किसका मात्रक है, बल का तो मात्रक न्यूटन है, तो ये होगा नहीं। शक्ति का मात्रक वाट होता है, ये भी नहीं होगा। दबाव का मात्रक पास्कल होता है, ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, अब देखो यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन तैयार होंगे। विद्युत धारा दिया है, विभवांतर दिया है, धारिता दिया है, प्रेरक दिया है, और स्तंभ बी में दिया है हेनरी, फैरेड, वोल्ट, एम्पियर। तो इनका मात्रक से हमको मिलान करना है। तो हम सब जानते हैं विद्युत धारा को हम एम्पियर में नापते हैं, एम्पियर ऑप्शन नंबर डी। तो हमारे इसके आगे तो आएगा टी। विभवांतर इसको हम मात्रक नापते हैं वोल्ट में, तो इसका आएगा सी। धारिता, धारिता नापते हैं फैरेड में, तो इसमें आएगा बी। और प्रेरक बचा तो हेनरी। तो हमारा DCBA। अब देखिए DCBA किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और देखिए आप इसमें ऑप्शन से भी आप कर सकते थे, अगर आपने पहला सही मिलाया तो फर्स्ट में डी एक ही ऑप्शन दिया हुआ हमको, हमें और चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, हम आगे में आंसर लगा देते हैं। विद्युत धारा मात्रा एम्पियर है, वो ऑलरेडी ऑप्शन नंबर सी में ही हमको दिया हुआ है। ठीक है ना। अगला सवाल है, पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा उनके बीच आकर्षण बल से अधिक होती है, जिसके कारण वे एक दूसरे से दूर स्थित होते हैं और स्वतंत्र रूप से गतिमान रहते हैं? ये क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन बहुत इजी इसका आंसर है। आपने कक्षा 9th में इस क्वेश्चन को पढ़ रखा है ऑलरेडी, कक्षा 9th का क्वेश्चन है, समझ लीजिए। देखिए आप सब जानते हैं जो गैस होती है बहुत तेजी से विस्तृत होती है, बहुत तेजी से एक्सपेंड होती है, फैलती है, क्योंकि उनके जो अणु गति ऊर्जा होती है बहुत ज़्यादा होती है और इसलिए बहुत तेजी से फैल जाते हैं। आप देखते हैं ज़्यादा सिलेंडर निकल जाता है तुरंत कितनी जल्दी गैस फैल जाती है पूरे कमरे के अंदर। तो इसका रीजन ये है कि उनके अणु की जो गति ऊर्जा होती है बहुत ज़्यादा होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? तो आप सब जानते हैं यौगिक जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों मिलकर बना होता है उसको हम यौगिक बोलते हैं। अब देख कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, ये होता है CO, तो इसमें तो कार्बन भी ऑक्सीजन भी है, तो ये तो यौगिक हो गया हमारा। सोडियम क्लोराइड आप सब जानते हैं NaCl। अब देखो इसमें सोडियम भी है और क्लोराइड भी, 2 यौगिक हैं, ये भी यौगिक हो गया। जल आप सब जानते हैं H2O, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो ये भी यौगिक हो गया। ये लोहा, लोहा तो हमारा सिंपल है फेरस, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर हमारा बी होगा। ये तो पूछा कौन सा यौगिक नहीं है, तो लोहा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, इनमें से किस खनिज द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण किया जाता है? थायरोक्सिन हार्मोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनके अंदर इसकी कमी हो जाती है थायरोक्सिन हार्मोन की, तो उनको क्या होता है, गोइटर हो जाता है, घेंगा हो जाता है। तो राइट आप समझे क्या होंगे। और घेंगा किसकी वजह से होता है, वो होता है आयोडीन की कमी की वजह से। तो राइट आंसर होगा हमारा आयोडीन, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, अब देखिए यहाँ से भी आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। कॉलम ए में एंजाइम दिए हुए हैं, कॉलम बी में स्रावित दिए हुए हैं। कौन सा एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है ये आपको बताना है। तो आपसे जानते हैं टाइलिन, आपने बहुत पढ़ा होगा टाइलिन, मैंने बहुत पढ़ाई यूट्यूब पे। टाइलिन से किससे निकलता है, हमारे जो मुंह में हमारी लार होती है और ये स्टार्च को पचाने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है, तो टाइलिन में लार आएगा। और लार ग्रंथि किसमें, तो पहले वाले में बी आ जाएगा। अब ऑप्शन हम देख लेते हैं, देखो पहले वाला बी ऑप्शन एक ही हमको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, तो हम और चेक हम नहीं करेंगे, लेकिन हम बता देते हैं और भी। पेप्सिन, पेप्सिन हमारा कहाँ से निकलता है, ये निकलता उधर उधर यानी पेट से। एल्कलाइन फास्फेट कहाँ से निकलता है, ये हमारा निकलता है यकृत से, इसका आगे आ जाएगा डी। और माल्टेस सबको पता है छोटे यहाँ से निकलता है, तो इसका आ जाएगा ए। तो यानी BCDA, तो BCDA वाला ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है ना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा निक्षेप के औपचारिक स्रोतों में शामिल है? तो ये इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम पूछा हुआ सवाल है ये। तो फ्रेंड जो निक्षेप है इसका संबंध होता है सहकारिता से। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था यानी ओपन बाजार जो हमारा सिस्टम होता है का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो ओपन बाजार सिस्टम किसका महत्वपूर्ण पहलू है, ये हमारा किसका है, ये हमारा पूंजीवादी का है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है?
तो ये तो बच्चों को पता तो की तरह पूछा हुआ सवाल है, हालांकि इसका आंसर सबको पता होगा, मुझे पता है, लेकिन देखिए कितने बार सवाल को पूछा गया, तो एग्जाम में ऐसे इजी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप सब जानते हैं कंप्यूटर जो दिमाग होता है वो होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है? CPU कौन सा एक भाग है? तो सब जानते हैं माउस तो होगा नहीं, स्कैनर भी नहीं होगा, जॉयस्टिक भी नहीं होगा, तो मेमोरी रजिस्टर होगा, ALU आपने पढ़ा होगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है इसमें। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, डैश गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। ये हर साल मानसून के मौसम में आयोजित किया जाता है, जब मंदिर तंत्रिक अनुष्ठानों के लिए 3 दिन के लिए बंद रहता है। ये क्वेश्चन इतना लंबा घुमा के पूछा गया है, जबकि इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैं बहुत पहले पढ़ा चुका था आपको मैं। कहते कि ऐसे कितना सवाल पूछा गया है। तो सब जानते हैं कामाख्या मंदिर में एक मेला लगता है, अम्बुबाची मेला, बस वही इसने क्वेश्चन पूछा है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो जब भी कामाख्या मंदिर की बात करेगा आपसे वो, तो आप अम्बुबाची मेले पर आंसर लगा दीजिएगा, क्योंकि कामाख्या मंदिर में ही अम्बुबाची मेला लगाया जाता है और ये वहाँ का कुंभ बोला जाता है अम्बुबाची मेला को, ठीक है ना। अगला सवाल है, त्रिपुरा की खराची पूजा एक हिंदू त्यौहार है जिसे पृथ्वी सहित डैश हिंदू देवताओं की पूजा की जाती है। तो फ्रेंड खराची पूजा मैंने आपको पढ़ाया था स्टडी जीके में, त्रिपुरा मनाया जाता है, लेकिन ये कितने हिंदू देवता देवी देवताओं की पूजा की जाती है इसमें? तो इसमें टोटल 14 हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने के में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो फ्रेंड जो बुद्ध पूर्णिमा है, अब देखिए कितने अच्छे सवाल पूछ रहा है, कितने वैसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको हिंदू कैलेंडर की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। हिंदू कैलेंडर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अब आप एग्जाम के अंदर पूछने लगा है कौन? TCS। तो राइट आंसर होगा हमारा बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है? ये बनाई जाती है वैशाख के महीने में। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्रमा के की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो आप सबको पता है गुरु नानक देव जी की जयंती थी, कल ही बनाई गई है। तो ये कौन सा महीना चल रहा है? ये हमारा कार्तिक का महीना चल रहा है, तो कार्तिक मनाई जाती है। जाहिर सी बात दिवाली में कौन से महीने बनती है? कार्तिक के महीने बनती है। दिवाली के बाद ही गुरु नानक देव जी की जयंती बनती है, जिसको प्रकाश पर्व के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा कार्तिक, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, तो फ्रेंड हमारे टॉप 30 क्वेश्चन यहाँ समाप्त हो जाते हैं। आई होप आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पहले हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में।